हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राघव सर पर। राघव सर द्वारा चलाई गई मिशन 100 की मुहिम में आगे बढ़ाते हुए हम आज लेकर आ रहे हैं क्लास 10th का मिशन 100 का फर्स्ट मॉडल पेपर, जो कि मैथ्स के अंदर आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में सहायता प्रदान करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रथम मॉडल पेपर कक्षा 10 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन का उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो अब इस क्वेश्चन को हम एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो इसके हमको केवल एमसीक्यू पर ध्यान देना है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करने जा रहे हैं, प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। तो प्रायिकता की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो बच्चों होती है 1। प्रायिकता की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अब ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर आपको 0 दे रखा है, तो ये 0 कब टिक करना है आपको? जब यहाँ क्वेश्चन आएगा कि प्रायिकता मतलब असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। अगर आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको 0 पर टिक करना है। कभी भी किसी भी की भी प्रायिकता, किसी भी घटना की प्रायिकता 2 नहीं हो सकती है और अनंत नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये है कि प्रायिकता मिनिमम होगी 0 और मैक्सिमम होगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्रथम 5 विषम संख्या कौन कौन सी होती है? तो आप सभी को पता है कि पहली विषम संख्या, पहला जो नंबर है, ऑड नंबर, वो क्या होता है? 1 होता है। दूसरा ऑड नंबर होगा 3, उसके बाद नेक्स्ट होगा 5, उसके बाद नेक्स्ट होगा 7, उसके बाद नेक्स्ट होगा 9। तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य निकालना है, तो इन सभी को हमको ऐड करके इससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो अपना आंसर आ जाएगा कितना? 3। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा हो तो थीटा का मान होगा। तो थीटा का मान क्या होगा? तो देखिए, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री और फोर्थ ऑप्शन है 0 डिग्री। तो इनमें से किस थीटा की वैल्यू पर हमारा साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल होगा? तो ध्यान से देखिए, साइन अगर मैं चौथा ऑप्शन लेता हूं तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और कोस 0 की वैल्यू होती है 1। तो ये तो नॉट इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही मैं इसी ऑप्शन नंबर सेकंड लेता हूं तो 90, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये भी नॉट इक्वल आ जाएगा। और थीटा की जगह अगर मैं 60 रखता हूं तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 60 रखता हूं तो 1/2, तो ये भी नॉट इक्वल है। तो हम क्या करें, थीटा की जगह 45 पुट करके देखते हैं। तो साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2। कितनी होगी? 1/√2। और कॉस 45 की वैल्यू भी कितनी होगी? 1/√2 होगी। तो देखो दोनों इक्वल है या नहीं। तो इसका मतलब थीटा का मान क्या होगा? 45 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 2√3। 2√3 एक है, पहला ऑप्शन है पूर्णांक, दूसरा ऑप्शन है परिमेय संख्या, तीसरा ऑप्शन है अपरिमेय संख्या और चौथा ऑप्शन है एक पूर्ण संख्या। तो बताइए 2√3 एक क्या है? तो 2 जो है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, वो एक रियल नंबर है। या रियल नंबर में भी हम बोलेंगे कि रैशनल नंबर है, मतलब परिमेय संख्या है। और √3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो कक्षा 9 से हमने पढ़ा है कि दो नंबर्स जो कौन कौन से, परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। तो इसका मतलब 2 और √3 दोनों का गुणनफल क्या होगा? अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x² - 15। शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? शून्यांकों का गुणनफल। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है कि अगर अल्फा एक शून्यांक मानूं, दूसरा शून्यांक अगर मैं बीटा मानता हूं, तो अल्फा इंटू बीटा होता है C/A। क्या होता है? C/A।
तो सी और ए क्या होता है, तो कुछ बच्चों को नहीं पता, उनके लिए बता देता हूँ कि जो द्विघात समीकरण होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर व्यापक रूप प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा वो होगा ए, एक्स का कॉफिशिएंट मतलब एक्स का गुणांक होगा वो होगा बी, और अचर पद होगा वो होगा सी। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो ए है, एक्स का जो गुणांक है वो बी है, अचर पद है वो सी है। तो अपन बताएंगे कि सी क्या है। तो यहां पर देखिए समीकरण को, इस शून्यांक उस द्विघात बहुपद को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 15, तो देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो ए है, तो यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, तो जिसके साथ कोई गुणांक नहीं है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू तो होगी 1। और बी बी एक्स, तो एक्स का तो कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, एक्स का कोई गुणांक ही नहीं है, तो इसका मतलब बी की वैल्यू क्या हो गई 0। और जो सी है वो क्या होगा अचर पद, तो यहाँ पर जो सी की वैल्यू है वो क्या आ रही है -15, तो -15, तो अपना आंसर क्या होगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -15/1। तो अपना ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है आपको चारों में से, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु Q -4, -5 की एक्स अक्ष से दूरी बताइए। -4, -5 की एक्स अक्ष से दूरी बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछा जा रहा है लगातार, और 1 मार्क्स का हमेशा आता है। तो जब कभी भी एक्स अक्ष से दूरी पूछे आप लोगों को, तो वाई कोऑर्डिनेट बताना है, वाई निर्देशांक की वैल्यू पुट करनी है, वो भी पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होती है पॉजिटिव होती है। और अगर वाई एक्स से दूरी पूछे तो एक्स कोऑर्डिनेट बताना है, एक्स निर्देशांक बताना है। तो ध्यान से देखिए, एक्स निर्देशांक तो हो गया -4 और वाई निर्देशांक हो गया -5। दूरी क्या पूछी है एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी पूछी है, तो हम किसके निर्देशांक बताएंगे वाई के, तो वाई का निर्देशांक क्या है -5। तो दूरी हमेशा मैंने क्या बताई पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, तो -5 तो बता नहीं सकते, तो क्या आएगा +5 अपना आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंकड़ों 5, 7, 0, 3, 4, 8, 2 का माध्यक बताना है। क्या बताना है माध्यक, मीडियन बताना है। तो इसके लिए वैसे तो फॉर्मूला है, लेकिन फिर भी मैं आपको इजी वे से समझाता हूं। सबसे पहला काम, जब कभी भी माध्यक पूछे, ठीक है माध्य नहीं है ये माध्यक है, तो जब कभी भी माध्यक पूछे मीडियन पूछे, इसको हम कभी कभी एग्जाम में माध्यिका भी मिला दिखाई देता है, तो माध्यक पूछे तो सबसे पहला काम है इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना, मतलब आरोही क्रम या अवरोही क्रम में जमाना। तो सबसे पहले हम आरोही क्रम या अवरोही क्रम में जमाते हैं, तो मान लो असेंडिंग ऑर्डर में जमाता हूं, तो सबसे पहले छोटी वैल्यू क्या है 0। ठीक है, तो टिक लगा लो कि हमने 0 लिख दिया है, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। 0 के बाद 0 से बड़ा नंबर कौन है 2, तो 2 लिख दिया है। 2 के बाद 2 से जस्ट बड़ा नंबर कौन है 3, 3 लिख दिया है। ठीक है, 3 के बाद कौन है 4, तो 4 लिख दिया है। 4 के बाद जस्ट बड़ा नंबर कौन है 5, तो 5 लिख दिया है। 5 के बाद 7 है, और 7 के बाद कौन है 8 है। तो टोटल नंबर काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 है। अब हमको मीडियन निकालनी है, तो मीडियन हमेशा माध्यक मतलब बीच की वैल्यू, मध्य की वैल्यू। तो ध्यान से देखिए, मध्य में इधर से हम 3 छोड़ते हैं और इधर से हम 3 को छोड़ते हैं, तो मध्य में कौन आ रहा है 4। तो अपना आंसर क्या आएगा 4 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन दिमाग में उठता है कि ये तो चलो मध्य के अंदर 4 आ गया अगर सिंगल वैल्यू है, लेकिन कभी कभी डबल वैल्यू आ गई मध्य के अंदर, तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर लेंगे, मतलब दोनों का एवरेज निकाल लेंगे। इस प्रकार हम सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 5 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया, 5 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 5√3 मीटर पर बने, तो हम क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन है 5 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 5√3 मीटर बने, तो कितने डिग्री का उन्नयन कोण होगा, आगे सवाल होगा ये, तो कितने डिग्री का सूर्य द्वारा बनाया गया कोण होगा। तो ध्यान से देखिए, कितने मीटर 5 मीटर ऊंचा एक, तो इस वृक्ष को हमने मान लिया कि ये वृक्ष है 5 मीटर हाइट का, और वृक्ष की जो छाया की लंबाई है वो क्या है, वृक्ष की ये छाया हो गई कितने 5√3 मीटर, तो 5√3 हो गया। अब सूर्य द्वारा बनाया गया कौन हो गया, वो मान ली हमने थीटा।
तो छाया की लंबाई जो होगी वो तो हो गई 5√3, छाया हमेशा जमीन पर बनेगी। तो ये क्या हो गया, अगर इस ट्राइंगल को हम ध्यान से देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज त्रिभुज में थीटा के जस्ट सामने वाला जो होता है वो होता है लंब, परपेंडिकुलर। और सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण, और नीचे जो होता है वो क्या होता है, आधार होता है। तो लंब बटे आधार, tan थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार। आप लोगों को आपके गुरुजी ने जो आपको मैथ्स पढ़ाते हैं उन्होंने ट्रिक बताई होगी कि ले लो आम, ले लो कच्चे कच्चे आम, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का, क्या आप लोगों को बताया होगा क्या, ले लो आम, ले लो कच्चे कच्चे आम। तो एल बट्टा के क्या हो जाएगा, साइन थीटा। आधार बट्टा कर्ण क्या हो जाएगा, थोड़ी बहुत। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हो जाएगा। अब इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए हो जाएगा, देखो आपको पंडित बद्री प्रसाद हर 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 बोले, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये कोस थीटा और ये टेन थीटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार क्या हो जाएगा, 5 अपॉन बेस हो जाएगा √5√3, लंब बटा आधार, 5 से 5 कैंसिल। तो अपना आंसर जो आया वो क्या आया, 1/√3, क्या आया, 1/√3। ठीक है, तो अब चेक करते हैं अपना आंसर। तो 60 डिग्री दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर। तो सूर्य का उन्नयन कोण दिखाई दे रहा है 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 30 डिग्री। अब देखिए हमारा जो आंसर आया था वो आया था tan थीटा की जो वैल्यू थी वो आई थी 1/√3। अब हमें देखना है कि थीटा की वैल्यू 1/√3 tan में कब होती है। तो जो टेबल थी उससे पता चलेगा कि थीटा की वैल्यू 1/√3 होती है 30 डिग्री पर। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन, कि युग्म a कोमा बी व -a कोमा -b की मध्य की दूरी, द डिस्टेंस फ्रॉम a कोमा बी एंड -a कोमा -b, डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो यहाँ आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, दूरी का सूत्र लगाना है। और दूरी का सूत्र आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, क्या फॉर्मूला है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और पूरे के अंदर अंडर रूट है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखने वाली बात क्या है कि x1 x2 क्या चीज़ है और y1 y2 क्या चीज़ है। तो अगर मैं इस a को x1 बोलूँ, इस a को x1 बोलूँगा तो ये क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। ठीक है, ये -a को x2 बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। तो x1 y1 और x2 y2 हो गया। तो फॉर्मूले में रखेंगे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो -a, और ये भी माइनस है, तो -a और -a मिलके माइनस का 2a हो गया, और -2a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस प्लस कर दिया y2 - y1, तो y2 कितना है, माइनस का b, माइनस y1 कितना है, प्लस का b। तो y2 - y1 करूंगा तो -b और माइनस का b मिलके माइनस का 2b, और उसका स्क्वायर करना है तो -2b का स्क्वायर मतलब 4b का स्क्वायर हो गया, और इसका हमको क्या करना है, अंडर रूट करना है। ठीक है, अब हमारा आंसर है 4a² प्लस 4b², लेकिन ऑप्शन में हमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब कुछ कॉमन वगैरह लेना पड़ेगा, आगे सोल्व करना पड़ेगा। तो 4 कॉमन ले लिया, तो 4 कॉमन लेंगे तो अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, तो 4 का अंडर रूट क्या हो गया, 2। तो देखिए बाहर तो बचा 2 अंडर रूट, और अंदर क्या बचा, a² प्लस b²। तो ये ऑप्शन हमें कहीं नजर आ रहा है क्या, तो आप बोलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, -5 -1 3 7 का सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत बार मतलब
पूछा जाने वाला क्वेश्चन है लगातार। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं बोर्ड का एग्जाम मैथ का बिल्कुल इजी आने वाला है, बिना टेंशन के आप तैयारी कीजिए। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का -5, -1, 3 और 7 का सार्वंतर कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए। तो क्या हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू होता है, d इज इक्वल्स टू होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दूसरा पद माइनस पहला पद। सार्वंतर का सिंपल सा फॉर्मूला है। A2 सेकेंड टर्म मतलब दूसरा पद कितना है, -1, तो मैंने लिखा -1 माइनस का A1 कितना है, -5, तो ब्रैकेट लगा के -5 लिख दिया ताकि साइन में कोई कंफ्यूजन ना हो। -1 माइनस माइनस प्लस का 5। अब बताइए -1 प्लस का 5 क्या होगा, तो अपना आंसर आएगा प्लस का 4। कौन सा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ऐसे कौन से ट्राइंगल हैं जो सिमिलर होंगे, समरूप मतलब सिमिलर, तो कौन से होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तो क्या सभी समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, नहीं। थर्ड ऑप्शन है समकोण त्रिभुज राइट ट्राइंगल जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं क्या, समरूप होते हैं क्या, नहीं। तो ये ऑप्शन रिजेक्ट, ये ऑप्शन रिजेक्ट। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समकोण ए बी सी में 15 cot A इज इक्वल्स टू 8 है, तो साइन ए का मान बताइए। मतलब थोड़ा सा गलत लिख दी, गलत नहीं सही है। समकोण त्रिभुज पूरी लैंग्वेज है कि राइट ट्राइंगल में, और राइट ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी राइट ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, और उसमें 15 cot A बराबर 8 है, 8 लिखा हुआ है, 15 cot A इज इक्वल्स टू 8। तो साइन ए की वैल्यू निकालिए। तो 15 cot A इज इक्वल्स टू 8 है, तो मैं अगर यहाँ से cot A की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगी, 8/15, 8/15 हो जाएगी। अब cot थीटा क्या होता है, तो cot थीटा भी अभी बताया, लाल बट्टे कक्का। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बताओ cot थीटा क्या होगा, तो ये साइन है, ये cos है, ये tan है, ये साइन थीटा, ये cos थीटा और ये tan थीटा। cot थीटा क्या हो जाएगा, तो cot थीटा जो होता है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। तो tan थीटा है हमारे पास लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो cot थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन, तो ये तो हो गया बेस और अपॉन में परपेंडिकुलर, आधार बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। इसका मतलब हमको एक चीज तो पता चल गई कि एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, एंगल ए निकालना है, तो इस एंगल इसको ए मान लिया, बाकी अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, ए बी सी हो गया। क्यों ए इसको क्यों माना, क्योंकि मुझे इसी एंगल के बारे में बात करनी है, क्वेश्चन में यही एंगल के बारे में बात चल रही है, तो इसको एंगल ए मान लिया। ठीक है, तो अब बताइए बेस क्या होगा, तो एंगल ए के बारे में बात चल रही है, तो ए के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है, और 90 डिग्री जहां बन रहा है उसके अपोजिट साइड जो होती है वो कर्ण होती है, हाइपोटेनस होती है, और बची हुई जो साइड है वो बेस होती है, आधार होती है। इसका मतलब बेस जो है वो तो हो गया 8, कितना हुआ, बेस हो गया 8, और परपेंडिकुलर कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है, अब हमको हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस जो निकालोगे वो किसकी हेल्प से निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, प्लस बेस कितना हो गया 8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, और हाइपोटेनस निकालोगे तो रूट हटाओगे तो क्या करोगे, अंडर रूट। इसको सबको ऐड करने के बाद अपना आंसर आएगा हाइपोटेनस 289, और 289 का रूट कितना होता है 17, तो अपना हाइपोटेनस कितना निकला 17 निकला। तो अब बताइए हमको पूछा क्या है, साइन है, क्या पूछा है, साइन है। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस।
तो लंब कितना हो गया, कितना 15, और हाइपोटेनस कितना हो गया, कर्ण कितना हो गया 17, तो 15/17 अपना आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 कहाँ, 15/17 आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं, बताइए कौन सा पद 78 होगा। अब ये एमसीक्यू है तो इस सोल्व करने आपको एग्जाम में मतलब टेबल बना के इसको एमसीक्यू को लिखना है, लेकिन इसको सोल्व रफ में करना है, ठीक है। तो सोल्व करने की जरूरत पड़ेगी आपको। तो कौन सा पद 78 होगा, तो इसको हम क्या माने, ए, कौन सा पद 78 है, इसको हमने माना कि 78 जो है वो है nth टर्म, कि nth टर्म 78 है। तो ए क्या है, तो ए है 3, डी क्या हो गया, तो कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर हो गया 8 - 3, तो कितना हो गया 5। तो अब हमारे पास ए एन भी है, हमारे पास ए बी है, और हमारे पास डी बी है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। ए एन क्या हो गया, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन 78 हो गया इज इक्वल्स टू ए की जगह 3 प्लस एन हमको नहीं पता, और डी की वैल्यू कितनी हो गई, डी हो गया कितना 5 हो गया। ये 3 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा लेफ्ट 75, 5 जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा, 5 का डिवाइड लगा दिया, यहाँ क्या बचेगा n-1। 75 को 5 से डिवाइड करो कितना आएगा 15, 15 और माइनस का 1 जब उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 15 + 1 कितना हो गया 16, 16। तो अपना आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी होती है। तो सर्कल के अंदर, सर्कल के 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है, लाइन सेगमेंट होता है, रेखाखंड होता है, उसको हम सर्कल की कॉर्ड बोलते हैं, वृत्त की जीवा बोलते हैं। तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो उसका व्यास कहलाती है, डायमीटर कहलाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 व्यास होगा। तो आपको ये 12 एमसीक्यू समझ में आए। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त पर कुल स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक सर्कल पर हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक सर्कल पर हम इन्फिनिटिव अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो आंसर आएगा अनंत। प्रथम 4 विषम संख्याओं का माध्य, अब एज इट इज ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, मीन फाइंड करना है। प्रथम 4 विषम संख्या होगा, तो पहली विषम संख्या फर्स्ट ऑड नंबर कौन होता है 1, सेकेंड ऑड नंबर कौन होगा 3, थर्ड ऑड नंबर होगा 5, और उसके बाद नेक्स्ट ऑड नंबर होगा 7। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, विषम संख्याओं का माध्य निकालना है। तो इन चारों का हमको क्या करना है, सम करना है। अपॉन में 4 विषम संख्या है तो 4 से डिवाइड करना है। तो ऐड करो 7 + 3 10, 515 और 1 16, 16 में 16 को किससे डिवाइड करोगे 4 से, तो अपना आंसर आएगा 4। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब एक क्वेश्चन फॉर्मूले का भी है। तो एक क्वेश्चन जब फॉर्मूले का है तो इसका मतलब हमको फॉर्मूले लर्न करने हैं। तो आपको एक मॉडल पेपर में क्वेश्चन फॉर्मूले का दिया है, तो इसका मतलब ये है कि आपको मैक्सिमम फॉर्मूले लर्न करके जाने हैं। कौन से चैप्टर के, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। तो देखिए, एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है 4πr², 3πr², 2πr², 2/3πr² है। तो हमको ये ध्यान रखने वाली बात है कि अर्धगोला हेमिस्फीयर पूछा है, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया पूछा है। तो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया 3πr²। क्वेश्चन को ढंग से रीड करना है, ढंग से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ोगे तो आंसर करेक्ट करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित घटना की प्रायिकता, श्योर इवेंट, ऐसा इवेंट, ऐसी घटना जो होने वाली है जिसकी संभावना 100% है, तो उसकी जो प्रायिकता होगी वो हमेशा 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारे एमसीक्यू
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो हो गए समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, फिलिंग द ब्लैंक आने वाले हैं। तो कितने क्वेश्चन आएंगे? 6 क्वेश्चन आएंगे और 6 क्वेश्चन एक एक मार्क्स के हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक पासे को उछाले जाने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। अब पासे के अंदर टोटल कितने होते हैं? 6 सरफेस होते हैं, तो सम संख्या कितने पर होगी? 3 पर। तो 3/6 कितना हो जाएगा? 1/2। अपना आंसर आएगा 3/6। तो इसको काटोगे तो 1/2। सेकंड क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल 20 से 35 का क्लास इंटरवल 20 to 35 का वर्ग चिन्ह बताना है। तो वर्ग चिन्ह का मतलब हो गया कि हमको केवल इसको ऐड करना है और ऐड करके इसका कहने का मतलब एवरेज निकालना है। तो 20 + 35 अपॉन में 2 करोगे तो अपना आंसर आएगा 27.5। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। नेक्स्ट आता है एक शंकु का आयतन। एक कोन का जो वॉल्यूम है वो बेलन के आयतन का सिलेंडर के वॉल्यूम का आपस में क्या रिलेशन होता है? तो कोन का जो वॉल्यूम होता है 1/3 πr² h और बेलन का सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है πr² h। तो इन दोनों में क्या हो गया कि शंकु का आयतन बेलन के आयतन का कितना होता है? 1/3 होता है, 1/3 होता है। और अगर बेलन पहले आ जाता, सिलेंडर पहले आ जाता तो हम 3 गुणा करते, 3 टाइम्स करते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 5 2 -1 -4 का 10वां पद निकालो। तो 10वां पद का मतलब है nवां पद निकालना है। तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, an = a + n-1 × d। तो बताइए a कितना है? 5 प्लस n-1, तो 10 - 1 तो कितना हो गया? 9 इंटू डी कितना हो गया? तो 2 - 5, a2 - a1 करेंगे ना, तो 2 - 5 कितना हो गया? -3। तो 9 3 जा 27, 27, 27 किसका होगा? माइनस का, और प्लस का 5 है तो आंसर आएगा 22। ठीक है। नेक्स्ट है, वृत्त की स्पर्श रेखा व त्रिज्या के मध्य का कोण बताइए। ठीक है, द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस। तो ये हमारी थ्योरम नंबर 10.1 है और उसके अंदर लिखा हुआ है 90 डिग्री। तो आपको ध्यान रखना है। 9 4 7 x का समांतर माध्य 8 है, तो x का मान क्या होगा? समांतर माध्य मतलब वही मीन, समांतर माध्य मीन होता है। ठीक है, तो मीन फाइंड करना है। तो मीन हमको 8 दे रखा है, तो x बार की जो वैल्यू है वो है हमारी 8। ठीक है, तो हम ऐड करते हैं। तो ऐड करके, तो ऐड करो, तो 7 + 4 11, 11 + 9 20, 20 + x, 20 + x। तो ये तो हो गया इनका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, राशियों का, प्रेक्षणों का योग। ठीक है, अपॉन में कितने हैं? 4 संख्याएं हैं, तो 4 का डिवाइड लगा दिया, इसका डिवाइड लगा दिया, 4 का डिवाइड लगा दिया, इक्वल्स टू में क्या है? 8। तो 8 × 4 कितना हो गया? 32। 32 - 20, आंसर आएगा कितना? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCD का गणितीय माध्य होगा। ठीक है, तो वही मीन फाइंड करना है। तो मीन क्या है? अपने पास 4 नंबर नहीं दे रखे, अब की बार अल्फाबेट में नंबर दे रखे हैं। तो a + b + c + d/4, ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, sin 3x = 1। sin 3x = क्या है? 1 है। तो sin थीटा जो है वो 1 कब होता है? sin थीटा 1 कब होता है? तो sin थीटा होता है 90 डिग्री पर 1। तो 3x = कितना हो गया? 90 डिग्री। थीटा क्या है? 3x है, और 1 कब होता है? 90 डिग्री पर। तो 3x की वैल्यू 90 हो गई, तो x = 3 से 90 कट गया, अपना आंसर आया कितना? 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि किसी खंबे की परछाई उसकी लंबाई के तुल्य हो, किसी पोल की जो शेडो है वो उसकी हाइट के इक्वल है, तो सूर्य का उन्नयन कोण एलिवेशन एंगल ऑफ सन कितना होगा? तो tan थीटा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एच, दोनों की हाइट इक्वल है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस सेम आएगा, तो h से h कैंसिल, तो अपना आंसर आया 45। आंसर कितना आया? 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई, घड़ी के अंदर 3 सुई होती है, घंटे की, मिनट की और सेकंड की। तो मिनट की जो सुई है वो, उसकी जो लेंथ है वो 10 मिनट में केंद्र पर अंतरित कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो 10 मिनट में वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो हमको थीटा की वैल्यू निकालनी है। ध्यान रखें, मिनट की जो सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो अपना आंसर आएगा 60 डिग्री। अपना आंसर आएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। किसी क्यूब का वॉल्यूम, किसी क्यूब का वॉल्यूम जो है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इसके एक फलन का, इसके एक साइड का क्षेत्रफल क्या होगा, एक सरफेस का एरिया क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? आयतन फलक का जो क्षेत्रफल होता है वो तो होता है भुजा स्क्वायर, और क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है साइड का क्यूब। और साइड का क्यूब कितना है? 64। कितना है? 64। ठीक है, तो यहाँ से अगर क्यूब हटाऊंगा तो यहाँ जो पावर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 1/3। तो साइड इज इक्वल्स टू हो गया आयतन वॉल्यूम की पावर 1/3, और 64 की पावर 1/3 करोगे तो अपना आंसर आएगा 4 आएगा। 64 की पावर 1/3 कैसे की? 64 के फैक्टराइजेशन मेथड से गुणनखंड करके कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी शंकु की तिर्यक लंबाई, अब शंकु ये होता है, ये ये शंकु है। तो ये जो हाइट होती है तिरछी, इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं। और जो परपेंडिकुलर जो हाइट होती है इसको एच बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं, और रेडियस हो गई। तो किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला होता है हमारा एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो उस फॉर्मूले में हमने रख दिया। तो आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो अंडर रूट, ठीक है, और एल स्क्वायर कितना है? 5 का स्क्वायर, माइनस जो रेडियस हमको फाइंड करनी है, तो हाइट कितनी दे रखी है? 4, तो माइनस का 4 का स्क्वायर, तो अपना आया 25 माइनस 16, तो आंसर आया रूट में 9, और 9 का रूट कितना होता है? 3, तो हमारा आंसर होगा 3। ठीक है, तो हमको व्यास पूछा है, रेडियस नहीं पूछी। तो व्यास कितना हो जाएगा? रेडियस का 2 गुना, डबल। तो रेडियस हो जाएगी कितनी? व्यास हो जाएगा कितना? 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 3,5 व बिंदु 7,9 7,9 के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किसके निर्देशांक फाइंड करने? मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने। और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, मध्य बिंदु के निर्देशांक फाइंड, हम मान लेते हैं कि मिड पॉइंट है एक x, y। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x, y। तो अगर मैं x के कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे तो y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो बताइए, x1 7, 3, और 7, 7 प्लस 3 कितना हो गया? 10, 10 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 5। और नेक्स्ट है 9 प्लस 5, 14, 14 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 7। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5,7। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा आंसर है 5,7। नेक्स्ट है, एस 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 समरूपता नियम लिखिए। सिमिलरिटी साइड 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 क्या होती है? तो ये होती है कि दो त्रिभुजों में, कोई भी दो ट्राइंगल है उसमें संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, कोरोस्पोंडिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए। मतलब संगत कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशो बराबर होना चाहिए, और संगत कोण बराबर होना चाहिए, कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशो इक्वल होना चाहिए। तो ये आपको लर्न करना है। नेक्स्ट है, 2x माइनस 5y माइनस 13 इज इक्वल टू 0 हो तो x को y के रूप में व्यक्त कीजिए। तो x को y के रूप में कैसे लिखें? तो 2x माइनस 5y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x के अंदर
x की जो वैल्यू है y की फॉर्म में आनी चाहिए। तो 2x इज इक्वल्स टू 13, यहाँ से लेफ्ट से राइट साइड में जाएगा तो माइनस का 13 प्लस का 13 हो गया, ठीक है। माइनस का 5y इधर आएगा तो प्लस का 5y हो गया। उसके बाद जो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो हमारा आंसर आया 5y प्लस 13/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यांक के जीरोस फाइंड करने। क्या फाइंड करने, जीरोस फाइंड करने। तो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो -2x और -8, तो माइनस मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 8x स्क्वायर आ रहा है, तो इसके ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस का 8 आ जाए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट, योग या घटाने पर क्या आ जाए, माइनस का 2 आ जाए। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हमने क्या कर लिया, इनमें से कॉमन ले लिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, ठीक है। और 2x माइनस 8 में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो x माइनस 4 कॉमन, x माइनस x प्लस 2 बचा। तो x माइनस 4 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब दो नंबर्स का, दो संख्याओं का गुणनफल 0 होता है। वो कब होता है, जब या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो। तो बारी बारी से हम दोनों को 0 के इक्वल मानते हैं। तो x माइनस 4 जब इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल्स टू हमारा आंसर होएगा माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4, तो x की वैल्यू प्लस का 4 आ गई। और जब x प्लस 2 को 0 के इक्वल मानोगे तो हमारा जो आंसर होगा वो माइनस का 2 होगा। तो दूसरा 0 जो है, शून्यांक जो है माइनस का 2 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, √2 व √3 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414, ठीक है। और √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.732। तो 1.414 और 1.732 के बीच में कोई भी आप अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से एक रैशनल नंबर, परिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो 1.4 और 1.7 के बीच में 1.5 लिख दिया, तो आंसर कुछ भी हो सकता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन बी। तो ये हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन बी के अंदर कुल क्वेश्चन है 10। कुल क्वेश्चनों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या 10 होगी, जो प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का, 2 नंबर का होगा। तो कुल मिलाकर सेक्शन बी जो है, खंड ब है, वो 20 नंबर का है। तो स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4, दर्शाइए कि 3√2 एक इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों, प्रत्येक वर्ष ये क्वेश्चन हमेशा लगभग पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन पे जरूर फोकस दीजिए। यहाँ केवल ये नंबर चेंज हो जाता है, तो ध्यान दीजिए। माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। प्रूफ हमको अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है, लेकिन हमको अज्यूम करना है कि ये एक क्या है, परिमेय संख्या। तो 3√2 एक रैशनल नंबर अज्यूम करोगे तो 3√2 परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको p/q बटे के फॉर्म में लिखा जा सके, उसको परिमेय संख्या। तो 3√2 इज इक्वल्स टू a/b माना, ठीक है। नेक्स्ट 3 का क्या कर दिया, डिवाइड लगा दिया। तो √2 इज इक्वल्स टू a/3b। यहाँ 3, a व b पूर्णांक है, इंटीजर्स हैं, पूर्णांक है। अतः a/3 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो हम जब a/3 भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगी। तथा √2 भी परिमेय संख्या होगी। और अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसको सोल्व करने के बाद जो आएगा वो भी तो एक परिमेय संख्या, रैशनल नंबर होना चाहिए। तो अपना आया √2 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो 3√2 रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट, गुणनफल भी क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो हमने माना वो गलत माना। तो जब जो चीज़ गलत हो गई, हमारा जो अज्यूमशन था वो रॉन्ग साबित हुआ। तो इसका मतलब हमने माना था परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, और वो क्या आया,
एक इर्रेशनल नंबर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 3√2 इज ए इर्रेशनल नंबर। 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 3√2 भी एक अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यदि बहुपद f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस k के शून्यांकों का जीरोस के वर्गों का योग 40 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो वर्गों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यांकों के वर्गों का योग। तो हमको तो वर्गों का योग, तो एक तो शून्यांक मान लिया हमने अल्फा और दूसरा शून्यांक हमने बीटा मान लिया, दो जीरो मान लिए, एक अल्फा और एक बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा अगर मेरे को निकालना है तो माइनस बी अपॉन ए, जो कि है हमारा माइनस का 8, और अल्फा इंटू बीटा होगा सी अपॉन है जो कि आया के। तो वर्गों का योग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो हमको गिवन है वो कितना है 40। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमको क्वेश्चन में दे रखा है, गिवन है 40। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, 40 की जगह 40 की जगह 40 एज इट इज। इसको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई 8, तो उसकी जगह तो 8 पुट कर दो। अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या आया के, तो ये हो जाएगा 2k, और सोल्व करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा k इज इक्वल्स टू 24/2। तो हमारा आंसर है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म 4/3x प्लस 2y माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0 व 2x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 12 द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती होगी, कोइंसिडेंट होगी, संपाती होगी। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? संपाती के लिए क्या होता है, कोइंसिडेंट के लिए क्या होता है कि a1/a2 a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 हो, तो वो सभी रेखाएं कोइंसिडेंट होती है, संपाती होती है। तो देखो a1/a2 करने पर कितना आया 2/3। b1 क्या है, b1 है 2 और b2 कितना है 3, तो इसका b1/b2 भी कितना आया 2/3। नेक्स्ट है c1/c2, तो c1 कितना है माइनस का 8, और ये 12 जब इधर आएगा तो ये भी माइनस का 12, तो हमारा आंसर वो भी 2/3 आया। तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये संपाती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण डायगोनल्स परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कि AO/BO इज इक्वल्स टू CO/DO है। ये चीज हमको गिवन है, ये चीज हमको गिवन है। तो ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, तो ये हमको प्रूफ करना है कि ए बी सी डी जे ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज की पहचान होती है कि अपोजिट साइड्स, कोई भी एक पेयर कम से कम क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो ए बी अपॉन डी सी अगर हम पैरेलल प्रूफ कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, AO/BO इज इक्वल्स टू CO/DO हमको गिवन है। ये चीज हमको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। हमको प्रूफ करना है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, एक ट्रेपेजियम है। तो स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं हमारा सॉल्यूशन, उत्पत्ति। अच्छा, जहाँ हमको कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत पड़े तो वहाँ हमको कंस्ट्रक्शन करनी है। तो हमने इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन क्या किया, ये हमारा एक समलंब चतुर्भुज था, ठीक है, और ये हमारी जो लाइन थी विकर्ण थे। तो हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है कि ई ओ पैरेलल टू ए बी, मान लो अगर ये ए है, ये बी है, ये C है और ये डी है, तो ये ओ हो गया। तो इसके पैरेलल हमने एक लाइन खींच दी, ठीक है, जिसका नाम क्या हो गया ई ओ। ई ई ओ पैरेलल टू ए बी हो गया। डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल्स टू डी ओ अपॉन ओ बी, ठीक है।
त्रिभुज ट्राइंगल में हमारी शुरुआत हो गई उत्पत्ति से, तो डी ए बी, ट्राइंगल डी ए बी ले लिया हमने। ईओ पैरेलल टू ए बी, ईओ पैरेलल टू ए बी है, तो क्या होगा, जब दो ट्राइंगल के अंदर थेल्स पर में हमने पढ़ रखी है कि अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं समांतर होती है तो अन्य दो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल्स टू डी ओ अपॉन ओ बी होगा। और हमको गिवन क्या है, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, डी ओ अपॉन ओ बी, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, बी ओ इधर आएगा तो ये भी डी ओ अपॉन ओ बी हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं डी ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन ए। आगे देखिए, तो इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि डी ई अपॉन ई ए, डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन ए ओ। तो दो लाइन इक्वल हो गई, तो अब ये ट्राइंगल है। नेक्स्ट आगे देखिए, डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन ए ओ। तो उसी थ्योरम से 6.1 जो थेल्स थ्योरम है उसकी जो अपोजिट प्रमेय है, उससे हम कह सकते हैं कि ई ओ पैरेलल टू डी सी, ई ओ किसके समांतर है, डी सी के, और डी सी किसके समांतर है, ए बी के। इसका मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, समानांतर है, और यही हमको सिद्ध करना था कि समलम चतुर्भुज की सम्मुख दो भुजाएं अपोजिट जो साइड्स है वो पैरेलल होनी चाहिए। इसका मतलब ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो आंसर देखिए, P व Q दो बिंदु हो गए, P व Q, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 10 है। तो दूरी का सूत्र लगाया, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 10 में से 2 गया तो 8 का स्क्वायर 64, और y प्लस 3 है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको सोल्व किया। सोल्व करने पर जो हमारा आंसर बना वो ये बना। उसके बाद जो वाई स्क्वायर एज इट इज 6y, और 64 + 9 जो है उसको सोल्व करके 100 में से हमने क्या कर दिया, माइनस। तो हमारा आंसर आया वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट, इसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड गुणनखंड विधि से सोल्व किया, तो इसके 6y के हमने मिडल टर्म से स्प्लिट कर दिया, तो 6y को हम लिख सकते हैं 9y माइनस का 3y। अब नेक्स्ट टर्म में हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर -9 में से y कॉमन आ गया, माइनस का 3y माइनस का 27 में से माइनस का 3 कॉमन, तो हमारा जो फैक्टर हुआ वो हुआ y प्लस 9 मल्टीप्लाई y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको सोल्व किया तो y की जो वैल्यू आई वो आई माइनस का 9 एंड y इज इक्वल्स टू प्लस का 3। इस प्रकार ये क्वेश्चन सोल्व करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/5 है, और टेन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू हमको प्रूफ करनी है। टेन थीटा प्लस सेक थीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, देखिए साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/5, तो ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। कैसे आया, ट्राइंगल देखिए, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/5 है और ये हमको करना है। साइन थीटा की वैल्यू हमको 4/5 गिवन है, तो ट्राइंगल बनाता हूँ मैं, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर मैं यहाँ थीटा अज्यूम करता हूँ, थीटा मानता हूँ, तो थीटा के सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, ये हो गई हाइपोटेनस लंब कर्ण, और नीचे वाला जो हो गया वो बेस हो गया, आधार हो गया। साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 4, हाइपोटेनस कितना हो गया 5। तो हमको आधार निकालना है, बेस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे,
हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 3 आया। क्या बेस कितना हो गया? 3 आ गया। अब परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस पता है और बेस भी हमको पता है। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार। तो लंब हो गया 4 और आधार हो गया 3, तो 4/3 प्लस सेक थीटा होता है कोस थीटा का उल्टा। तो कोस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस हो गया 5 और बेस हो गया 3 का होल स्क्वायर। तो इनको एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो हमारा आंसर आएगा 9/3। 3 से इसको कट करा, 3 आया, 3 का स्क्वायर क्या आया? 9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, वो देखिए। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब जो देखने वाला है, एक चिमनी से 28.5 मीटर डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है। तो ये एक चिमनी हो गई और इससे कितने मीटर दूर खड़ा है? 28.5। और इस लड़के की जो हाइट है वो कितनी है? 1.5 मीटर। ठीक है, तो अब हमारी जो ट्राइंगल बन रहा है वो ट्राइंगल तो ये बन रहा है। तो ट्राइंगल के लिए जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो मात्र कितना रह जाएगा? पूरी हाइट में से 1.5 हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो ट्राइंगल की जो हाइट हो गई वो कितनी हो गई? यहाँ से स्मॉल एच कितनी हो गई? स्मॉल एच हाइट हो गई। ठीक है, तो टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार। तो टेन कितने डिग्री का? 45 का। कितने डिग्री का कौन बन रहा है? 45 का बन रहा है। लंब कितना है? एच, भाई परपेंडिकुलर कितना है? एच है, स्मॉल एच। और आधार कितना है? डिस्टेंस कितनी है? 28.5। सॉल्व करेंगे तो टेन 45 की वैल्यू कितनी आती है? 1। 1 तो हाइट कितनी हो जाएगी? 28.5, 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब हमको क्या फाइंड करना है? चिमनी की ऊंचाई फाइंड करनी है। इसकी जो टोटल हाइट है कैपिटल एच है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? 28.5 प्लस में एच। तो एच कितनी है? अपना आंसर आया 28.5 और ये कितना है? 1.5। दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा आंसर आया 30 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं हम। देखिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, एक्सटर्नल पॉइंट से हमको एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। सर्कल के बाहर कोई बिंदु है और वहां से हमको एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो आर से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ करनी है? 2। ठीक है, स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, टेंजेंट की लेंथ हमको इक्वल मानना है। तो आर पी और आर क्यू को हमको इक्वल करना है। आर पी और आर क्यू को हमको क्या करना है? इक्वल करना है। देखिए, तो ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है दो, एक आर पी ओ और एक आर क्यू पी। तो दिया है कि केंद्र ओ वाले वृत्त के बाहर बिंदु आर से स्पर्श रेखाएं पी आर व क्यू आर खींची गई है। मतलब हमको ये गिवन है कि एक्सटर्नल पॉइंट आर से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है, एक आर पी है और एक आर क्यू है। ठीक है, रचना कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? ओपी और ओक्यू को मिला दिया, मतलब रेडियस आपस में हमने ड्रॉ कर दी। और प्रूफ हमको करना है कि ये जो टेंजेंट की लेंथ है पी आर, आर पी और आर क्यू इक्वल आने चाहिए। तो ये प्रूफ तभी हो सकता है जब हम दो ट्राइंगल लें। तो हमारे हमको जो नीड है वो दो ट्राइंगल की है। एक ट्राइंगल हमने ले लिया पी आर ओ और दूसरा ट्राइंगल ले लिया ओ आर क्यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओ पी आर ट्राइंगल ओ, एंगल ओ पी आर देखो आप, ओ पी आर, तो ओ पी आर यू बन रहा है। तो ये हो गई रेडियस, ये हो गई टेंजेंट। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का एंगल, तो 90 डिग्री का एंगल। दूसरा ओ क्यू आर, तो ओ क्यू आर, तो ये भी ओ क्यू आर हो गया, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो इसका मतलब कोरोस्पोंडिंग एंगल्स तो इक्वल हो गए, संगत कोण तो बराबर हो गए एक। हमको तीन चीजों की जरूरत है। दूसरी है ओ आर इज इक्वल्स टू ओ आर, तो दोनों में जो ओ आर है वो दोनों में है, कॉमन है। ठीक है, और नेक्स्ट है ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू, तो ये क्या है? रेडियस है।
त्रिज्या है, और त्रिज्या तो एक सर्कल के अंदर कितनी भी त्रिज्या और इक्वल होगी, तो रेडियस इक्वल हो गई। इसका मतलब कौन सा रूल लगा, तो एक तो हमारे पास राइट एंगल आया 90 डिग्री का कोण आया, तो इसको हम बोलेंगे समकोण। एक आया हाइपोटेनस मतलब कर्ण, और एक आ गया साइड, कोई भी साइड। तो आरएचएस रूल से, सर्वांग समता नियम से, ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ओपीआर और ट्राइंगल ओक्यूआर कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, और सर्वांग सम हो गए तो उनके संगत भुजाएं अपने आप क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो आर पी इज इक्वल्स टू आर क्यू, हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है। एक सर्कल की रेडियस कितनी है 7, और केंद्र पर जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर, क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और वो होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 7 का स्क्वायर, थीटा कितना है 60/360, सोल्व किया तो अपना आंसर आया 25.67। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, दो गोलों के आयतन, टू स्पेयर्स के वॉल्यूम का जो रेशियो है वो है 64:27। ठीक है, दो गोलों का जो आयतन है, दो अलग अलग गोले हैं अलग अलग साइज के, उनका जो आयतनों का अनुपात है वो 64:27, 64:27 है। तो उनके सरफेस एरिया का हमको रेशियो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों गोलों की रेडियस तो हमको पता नहीं है, तो हमने मान ली R1 एंड R2 है। ठीक है, और उनका जो रेशियो है वो है 64:27। तो आयतनों का अनुपात करें तो पहले स्पेयर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो R1 है तो R1 का क्यूब। नेक्स्ट है 4/3 पाई आर क्यूब, तो R2 है तो R2 का क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब कितना आया 64/27 आ गया। तो R1 अपॉन R2 करेंगे तो इधर से क्या करेंगे 64 का क्यूब रूट और 27 का क्यूब रूट, तो हमारा आंसर आया R1 अपॉन R2, R1 और R2 का रेशियो आ गया 4/। लेकिन हमें ये फाइंड नहीं करना है, हमें फाइंड करना है किसका, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का सरफेस एरिया का वॉल्यूम फाइंड करना है, सॉरी सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात फाइंड करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा 4 πr² अपॉन 4 πr²। रेडियस की जगह एक बार R1 रखेंगे एक बार R2 रखेंगे, तो R1 अपॉन R2 का स्क्वायर करना है भाई, 4 पाई से तो 4 पाई कैंसिल, R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। अब R1 अपॉन R2 की वैल्यू 4/3 है, तो 4 का स्क्वायर तो आ गया 16, और 3 का स्क्वायर आ गया 9। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 16/9, 16:9, 16:9। तो ये जो क्वेश्चन थे वो थे सेक्शन बी के खंड बैक के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है खंड से। तो खंड से में हमारे पास कितने क्वेश्चन है, टोटल 4 क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, और हर क्वेश्चन कितने नंबर का है, 3 नंबर का है, तो कुल मिला के 12 मार्क्स का ही ये सेक्शन सी है। करते हैं अपन सेक्शन बी की शुरुआत। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ता हैं, कितने उपभोक्ता हैं टोटल 68। ठीक है, और यहाँ से हमारी टेबल स्टार्ट हो रही है 65 से 85 और 4। ठीक है, और बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे है तो वो देखते हैं। ये रहा। तो कल्पित माध्य विधि से, कौन सी विधि से, अज्यूम मीन मेथड विधि से हमको क्या करना है, कल्पित माध्य विधि से श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी फाइंड करनी। क्या फाइंड करनी है, मीन फाइंड करना है अज्यूम मीन मेथड से। तो स्टार्ट करते हैं अज्यूम मीन मेथड। देखिए ये हमारी टेबल हो गई। ठीक है,
ये रहा निम्नलिखित मोहल्ले के अंदर 68 उपभोक्ता हैं और हमको फाइंड क्या करना है, माध्यक फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। और दूसरा जो ऑप्शन के अंदर अथवा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, वो है कि कल्पित माध्य विधि से श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करनी है। अज्यूम मीन मेथड से फाइंड करना है मीन। तो दो क्वेश्चन है, तो अपन पहला फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको मीडियन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मीडियन फाइंड करते हैं। चलो, सबसे पहले क्लास इंटरवल दे रखा है 65 to 85, 85 से 105। या आपके सामने क्या हो गया, क्लास इंटरवल हो गया। उसके बाद उपभोक्ताओं की संख्या दे रखी है, तो ये हो गई फ्रिक्वेंसी एफ, बारंबारता इसको बोलते हैं। और संचयी बारंबारता हमको माध्य निकालने के लिए, माध्यक निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए फाइंड करनी पड़ेगी। संचयी बारंबारता कैसे फाइंड करेंगे, सी एफ कैसे फाइंड करेंगे। तो सी एफ देखिए, फोर एज इट इज, फोर जो आया हमारा, उसमें नेक्स्ट वाली बारंबारता एफ की वैल्यू हमको ऐड करनी है। तो 5 + 4 9, 13 + 9 22, 20 + 20 20 + 22 42। इस प्रकार हमको पूरी सी एफ निकालनी है। लास्ट जो सिग्मा एफ है, जिसको हम एन बोलते हैं, वो कितना आया, 68 आया। 68 एन की और इसकी लास्ट वाली वैल्यू हमेशा मैच होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो आगे सोल्व करते हैं। एन आ गया 68, तो n/2 की वैल्यू 34। 34 से जस्ट बड़ी जो वैल्यू है, सॉरी 34 से जस्ट छोटी जो वैल्यू है, 34 से जस्ट छोटी कौन सी होगी, 22। 22 ये रहा हमारा 34 से जस्ट बड़ी वैल्यू, 34 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी हो गई, ये 42। तो 42 वाला पूरा ग्रुप हमको अंडरलाइन करना है, ठीक है, हाईलाइट करना है। अब इसमें से हमारी जो फॉर्मूले में जो वैल्यू रखने मिलने वाली है, वो वैल्यू हम इसमें से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए, n/2। तो n/2 68/2 करा तो 34 आ गया। तो n/2 तो ये आ गया 34। c कितना आ गया, c आएगा 42 से जस्ट ऊपर वाली जो वैल्यू है, वो हो गई सी एफ। तो सी एफ हो गई कितनी, 22। सी एफ हो जाएगी 22, ये आ गई 22। एल, एल जो होगा वो हमारा लोअर लिमिट होगी, निम्नतम सीमा होगी, तो 125। तो 125 आ गया। और हाइट, इन दोनों के बीच में जो हाइट है, वो हमारा एच हो गया, ये वैल्यू। केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और हमको आंसर लेके आना है, ठीक है। नेक्स्ट जो अथवा वाला क्वेश्चन था, तो ये है, ये देखिए, अथवा में था हमको अज्यूम मीन मेथड से कल्पित माध्य विधि से हमको सोल्व करना है। कल्पित माध्य विधि में भी सिंपल सी चीज़ है कि हमारे पास इंटरवैल है, इंटरवैल से हमको क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है, वर्ग चिन्ह फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड होगा, सिंपल सा मेथड है, इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। इस पूरे को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, ये हो गया एफ। अब हमको कल्पित विधि से अज्यूम मीन मेथड से हमको ए मानना है, ए की हमें कल्पना करनी है, अज्यूम करना है। तो हम ए हमने मान लिया 550। इसमें से हम कुछ भी वैल्यू हम ए मान सकते हैं, एक्स में से, वर्ग चिन्ह में से हम कोई भी एक वैल्यू ए मान सकते हैं। तो ए की वैल्यू हमने मानी 550, ठीक है, 550 हो गई। अब आता है आगे डी कैसे निकालें। तो डी हो गया एक्स माइनस है, तो 510 माइनस ए कितना है, 550। तो 510 माइनस 550 करोगे तो माइनस का 40, माइनस का 20, 0 20 40, ये आ गया डी, एक्स माइनस ए आ गया। एफ इंटू डी, तो डी को और इस एफ को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास आ गया सिग्मा एफ डी। इसका एफ डी का हमको क्या करना है, टोटल करना है। टोटल बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस के अंदर बच्चे गलती कर देते हैं, तो वो गलतियाँ आपको नहीं करनी है। तो सिग्मा एफ डी आया हमारा माइनस का 240, 240। अब सारी वैल्यू को उठा के हमको इस फॉर्मूले में रखनी है। तो एक्स बार इज इक्वल्स टू ए की जगह 550 हो गया, प्लस सिग्मा एफ डी की जगह माइनस का 240, सिग्मा एफ की जगह हो गया 50। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो आया 545.2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वो आपके सामने है।
15 के अंदर भी दो ऑप्शन है, दो अथवा में दो क्वेश्चन है। एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65 डॉट 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 और 3, 10, 17 के nवे पद एक समान होंगे। मतलब ये दो अलग अलग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी गिवन है और इनमें एन की nth टर्म इक्वल होगी। तो कौन सी nth टर्म इक्वल होगी वो हमको पता करना है। तो इसका nवा पद हम निकाल लेते हैं। तो ए एन इज इक्वल्स टू कितना आया 63 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और नेक्स्ट वाली एपी की भी हम nth टर्म निकाल लेते हैं। तो ए एन इज इक्वल्स टू 3 प्लस एन माइनस वन इंटू। दोनों की nth टर्म पता नहीं, इक्वल आएगी। तो इक्वल आएगी तो ए एन और इसकी ए एन दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होगी। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने काम किया है। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए डैश एन। भाई दोनों की जो nth टर्म थी वो हमने इक्वल कर दी। इक्वल करने से जो उनकी वैल्यूज जो आई हमारी 63 प्लस एन माइनस वन इंटू टू और 3 प्लस एन माइनस वन इंटू सेवन, दोनों को इक्वल करने से हमारी जो इक्वेशन बनी, तो हमारा जो फाइनल आंसर आया माइनस का 5 एन इज इक्वल्स टू माइनस का 65। सोल्व करने पर एन की जो वैल्यू आई वो आई 13। तो कौन सा पद, 13वां पद दोनों टर्म का क्या होगा, इक्वल होगा। 13 टर्म दोनों की क्या होगी, इक्वल होगी। नेक्स्ट है दो वे 150 105 के मध्य, मतलब 2 से 105 तक के जो नंबर हैं उनके बीच में 5 से डिविजिबल 5 से विभाजित प्राकृत संख्याएं कितनी होगी। तो उसकी हमको एक एपी बनानी है सबसे पहले। तो स्टार्टिंग का 5 से डिवाइड, सबसे पहला नंबर कौन सा होगा, तो सबसे पहला नंबर होगा 5। 5 से डिवाइड 2 के बाद सबसे पहला नंबर 5 होगा। और नेक्स्ट सबसे लास्ट वाला नंबर कौन सा होगा, 105, खुद ही 5 से डिवाइड है। लेकिन क्या पूछा है, मध्य, बिटवीन। तो 105 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारा ए एन जो nth टर्म होगी वो होगी 100। एन व पद क्या होगा, 100 होगा। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमारा जो आंसर आएगा हंड्रेड इज इक्वल्स टू 5 प्लस एन माइनस वन इंटू 5। सोल्व करो। 5 को n माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो 5n माइनस का 5। ठीक है, -5 से -5 कैंसिल, 5 जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड हो जाएगा। आंसर आया 20। 20वां पद जो होगा वो आपका आंसर है। ठीक है, उसके बाद 20 पदों का योग भी पूछा है। ठीक है, सम ऑफ 20th टर्म। तो एस एन का जो फॉर्मूला है वो हमने, दो फॉर्मूले हैं, दोनों में से हम कोई भी पुट कर सकते हैं जो हम, हमारे पास जो भी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग। तो एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। एन अपॉन टू का मतलब है कि एन व कितने पद हैं, एन टर्म है तो 20 अपॉन टू। ए कितना आया था, पहला पद कौन सा था, 5, तो 5 लिख दिया। और लास्ट का टर्म जो था, अंतिम पद एन व पद, वो कितना था, 100। इसको सोल्व किया तो 105 और 2 से इसको डिवाइड किया, कितना आया 10। 10 मल्टीप्लाई 105, हमारा जो आंसर आया वो आया। तो 20 उनका जो 5 से लेकर 105 के बीच में जो संख्याएं आई 5 से विभाजित, उनका जो योग आएगा वो 1050 आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है। और इसका जो एरिया है, ठीक है, वो हमको फाइंड करना है। तो ध्यान रखिए कि जो चीज़ फाइंड करनी है वो हमने अंडरलाइन कर ली, बड़े ध्यान से समझना है। शीर्ष वर्टेक्स है वो ये है, चारों वर्टेक्स हमको पता है। तो 3,0 4,5, 3,0 4,5 माइनस का 1,4 एंड माइनस का 2,1। ठीक है, तो इसका एरिया फाइंड करना है। तो रोम्बस का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2, दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट्स। तो दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट्स करना है, तो हमने ये डायग्राम बना लिया। हम चतुर्भुज देखिए, ए बी सी डी डायगोनल हो गए। तो विकर्ण ये रहा, विकर्ण ये हो गया। तो ए सी विकर्ण और बी डी विकर्ण। तो ए सी निकालो तो ए के बीच और सी के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल ली, कितनी आई 4√2। अब मात्रक तो हमको पता नहीं, सेंटीमीटर मीटर, तो यहाँ हमने मात्रक लगाया, यूनिट लगा दी।
ऐसे ही विकर्ण बीडी निकाला तो विकर्ण बीडी कितना आया 6√2 यूनिट, तो 6√2 आ गया। और उसके बाद हमने इसको फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, 1/2 D1 मल्टीप्लाई D2 विकर्णों का गुणनफल। तो फाइनल जो हमारा आंसर आया कितना है, 24 वर्ग मात्रक स्क्वायर यूनिट, हमारा 24 स्क्वायर यूनिट हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज के सामने आमने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है। सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बना रही है, संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल बनाती है। सप्लीमेंट्री एंगल बना रही है, तो ये हमने डायग्राम बनाया, ये देखो डायग्राम, एक क्वाड्रिलेटर हो गया, ठीक है, और कितने एंगल बन रहे हैं सेंटर पर, टोटल 8 एंगल बना दिए, कंस्ट्रक्शन की है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 5, 6, 7, 8। अब गिवन क्या है, गिवन है हमको कि केंद्र O वाले वृत्त के PQRS परिगत चारों तरफ एक चतुर्भुज बनाया हुआ है, और सिद्ध हमको करना है कि POQ, POQ क्या है, POQ, ठीक है, और SOR, और SOR कहाँ है, SOR, इसका मतलब ये हुआ कि ये दो अपोजिट एंगल जो हैं उन दोनों का सम कितना हो रहा है, 180 डिग्री। तो ये हमको प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या कर दिया, इनको सेंटर को सारे वर्टेक्स से हमने मिला दिया, किससे, चतुर्भुज के शीर्षों से, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वृत्त की जो स्पर्श रेखा है तो उसको स्पर्श बिंदुओं से हमने सबको मिला दिया। तो अब स्टार्ट करते हैं उत्पत्ति सॉल्यूशन। एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 है, एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है, हमने पढ़ रखा है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ऐसे ही एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल, 6 7 के इक्वल, 8 1 के इक्वल हो गया। केंद्र पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है। तो तीनों को, सभी कोणों का जो 8 के 8 कोण बन रहे हैं उनका सभी एंगल्स का सम 360 है, तो सभी को हमने ऐड कर दिया। ऐड करने पर हमने देखा कि एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 2 किसके इक्वल है, 3 के, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल 2 और 3 को मैंने एंगल 2 मान लिया, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 कितना हो गया, 2 एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, तो 2 कॉमन ले लिया। ऐसे ही एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 8 के, तो एंगल 1 को और 8 को 2 एंगल 1 मान लिया, और एंगल ट्वाइस जो है वो बाहर कॉमन ले लिया। एंगल 4 किसके इक्वल है, 5 के, तो एंगल 4 और 5 दोनों को क्या कर लिया, एंगल 5 अज्यूम कर लिया और 2 कॉमन ले लिया। एज इट इज एंगल 6 और 7 को, तो 2 कॉमन आ गया, 2 डिवाइड में गया, कितना आया, 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, अब डायग्राम को देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो गया, POQ, ठीक है, एस। उसके बाद एंगल 5 प्लस एंगल 6 क्या हो जाएगा, SOR। तो इन दोनों की वैल्यू कितनी आई, 180 डिग्री। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि अपोजिट एंगल का जो सम है वो सप्लीमेंट्री होगा, संपूरक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 अथवा अथवा वाला क्वेश्चन है मेरा। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। कहने का मतलब है कि एक्सटर्नल पॉइंट से हमको स्पर्श रेखा टेंजेंट ड्रॉ करनी है, जो कि ये टेंजेंट ड्रॉ हो गई है, ठीक है। बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो केंद्र पर सेंटर पर कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल O, ROQ बन रहा है, और इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल P है। टेंजेंट की हेल्प से जो एंगल बन रहा है वो एंगल P हो गया। इन दोनों का जो सम है वो हमको 180 सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं, प्रूफ करते हैं, देखिए। गिवन है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, PQ और PR वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो PQ और PR अगर वृत्त की स्पर्श रेखा है तो दोनों इक्वल होनी चाहिए। प्रूफ हमको करना है कि इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। तो उत्पत्ति प्रूफ करते हैं। OQ त्रिज्या, PQ स्पर्श रेखा, और एंगल OQP 90 डिग्री। तो एंगल OQP ये दोनों 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री होगा।
तो चतुर्भुज के चारों एंगल का सम कितना होता है? एक क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम होता है 360, 360 डिग्री। तो चारों एंगल बनाते हैं। ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90, इस एंगल के बारे में हमको कोई नहीं पता और इस एंगल के बारे में भी हमको कुछ भी नहीं पता। तो चारों एंगल को ऐड करते हैं। तो एंगल आर पी क्यू, आर पी क्यू, एंगल क्यू ओ आर, तो क्यू ये रहा, ओ ये रहा, आर ये रहा, तो एंगल क्यू ओ आर। एंगल ओ क्यू पी, ओ क्यू पी, एंगल ओ आर पी, ओ आर पी। तो हो गए चारों एंगल। इन चारों एंगल को अगर मैं ऐड करता हूं तो कितना आंसर आएगा? 360। ठीक है, तो आर पी क्यू एज इट इज, क्यू ओ आर एज इट इज, इन दोनों की वैल्यू 90 90 है तो 90 90 पुट कर दी। 180 इन दोनों को ऐड करने पर 180 इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 180। 360 माइनस 180, तो इसका मतलब इन दोनों का सम कितना आया? 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का सम एक सप्लीमेंट्री एंगल समपूरक होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। अब आता है हमारा सेक्शन डी, निबंधात्मक प्रश्न। तो 4 × 3 का मतलब है कि हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं? ठीक है, और वो कितने मार्क्स के होने वाले हैं? 12 मार्क्स के होने वाले। तो सेक्शन डी पूरा 4 नंबर मतलब 12 नंबर का है, 12 मार्क्स का है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, इस बंटन का बहुलक निकालना है। क्या निकालना है? बहुलक, मोड फाइंड करना है। और ये हमारे पास टेबल दे रखी है। ठीक है, और उसके अथवा वाला हम बाद में करेंगे, पहले ये देखिए। सॉल्यूशन थोड़ा ऊपर नीचे हो रखा है, देखिए। 0 to 100, 100 से 200, ये एक क्लास इंटरवल है। और ये हमको फ्रिक्वेंसी दे रखी है, बारंबारता दे रखी है। तो बारंबारता दे रखी है 2, 5, x, 12, 17, 20, y, 9 और 7। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास x भी नहीं है और y भी नहीं है, तो x और y की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ निकाला गया सी एफ, क्योंकि हमको यहाँ पर x की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है। तो सी एफ निकालें। सी एफ कैसे निकालेंगे? देखिए, 2, पहले वाला क्वेश्चन, वर्ग वाला, हाँ सॉरी, ये वाला क्वेश्चन था, वो गलती से दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट वाला पार्ट ये है कि 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम और 70 से कम, 80 से कम, लेस देन 10। और इसकी फ्रिक्वेंसी 7, 21, 34, 46, 66, 77, 92 और 100 ये दे रखी है। और हमारे पास कुल छात्र कितने हैं? 100 है। तो अब यहाँ पर जो मेन ध्यान देने वाली बात है वो ध्यान से समझिएगा कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 100। और यहाँ पर हमारा लेस देन 80, वो भी कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। इसका मतलब ये जो टेबल में दिया हुआ है ये हमारे पास सी एफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सी एफ है ये हमारे पास, एफ नहीं है, बारंबारता नहीं है। तो सी एफ है संचयी बारंबारता, वो लगातार इंक्रीज होती है और उसकी जो लास्ट की जो वैल्यू आएगी वो वही आएगी जो हमारे को क्वेश्चन में टोटल दिया होता है, बारंबारता का सम दिया होता है। ठीक है, तो करते हैं अपन। ये रहा क्वेश्चन। तो देखो, 10 से कम था तो 0 से 10, 20 से कम तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये हमारी 80 से कम तो 70 से 80, ये हमने बना लिया इंटरवल, क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल बना लिया। उसके बाद हमको सी एफ निकालना है। तो सी एफ कैसे निकाल, मतलब एफ निकालना है। सी एफ दिया हुआ है तो ये हो गया 7, तो सी एफ हमारे पास था। एफ निकालना है तो 7 एज इट इज, 7 एज इट इज, ये वाला 7 एज इट इज। अब इसके बाद सी एफ कितना है? 21 है। कितना है? 21। अब हमको इस 21 को एफ में कन्वर्ट करना है। तो एफ में कैसे कन्वर्ट करें? तो क्या किया, 21 में से जो पहले वाली जो वैल्यू थी उसको माइनस कर दिया। तो 21 माइनस 7 कितना आया? 14। बस यही पैटर्न सब में चलेगा। तो 34 माइनस 21, ये हमारे पास ये जो वैल्यू आई वो क्या बन गई? एफ आ गई, बारंबारता आ गई।
तो हमारे पास अब संचयी बारंबारता CF की भी वैल्यू है और हमारे पास F भी है। अब मोड फाइंड करना है, तो मोड में जो F सबसे बड़ा होता है वो हमको देखना है। मोड फाइंड करना है बहुलक, तो सबसे बड़ा कौन है? 20। तो ये जो 20 वैल्यू है उसी का हमको पूरा ग्रुप लेना है, पूरा ग्रुप हाईलाइट करना है। उसमें L की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई? 40। ये हो गया F1। तो F1 से पहले F0 आएगा, तो F0 कितना हुआ? 12। तो ये हो गया 12। F1 हो गया 20, 20, और F2 हो गया 11। H का मतलब 40 और 50 के बीच में कितना हाइट है? तो 10 की हाइट हो गई। अब फॉर्मूला क्या है? बहुलक मॉड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। उसके बाद जितनी भी वैल्यू थी वो हमने पुट कर दी। F1 20, F0 12, 2F1 माइनस 12 माइनस 11 मल्टीप्लाई 10, और सोल्व करने पर जो हमारा आंसर आया वो आया 44.7। इस चीज़ को इस तरीके से सोल्व करना है। नेक्स्ट जो अथवा वाला क्वेश्चन था वो था, देखिए, माध्यिका दे रखी है 526, मीडियन हमको दे रखी है, और बारंबारता का योग, बारंबारता का योग का मतलब n, वो कितना है? 100, और x और y की वैल्यू हमको फाइंड करनी। ठीक है, तो देखिए इसकी जो टेबल है वो ये बना दी। ये टेबल हो गई 0 to 100, ये पूरा क्लास इंटरवल हो गया। ये फ्रिक्वेंसी हमको दे ही रखी है। CF निकालनी है, तो CF कैसे निकालेंगे? 2 एज इट इज, इस 5 में 2 ऐड किया 7 आया, 7 में x ऐड किया तो 7 प्लस एक्स, 7 प्लस एक्स में 12 ऐड करेंगे तो 19 प्लस एक्स। ये पैटर्न चलता रहेगा, और इस प्रकार हमारा जो लास्ट CF आई वो आई 76 प्लस एक्स प्लस वाई। तो इस चीज से हमको ये पता चलता है कि हमारा जो सिग्मा एफ आएगा, मतलब एन की जो वैल्यू आएगी, वो हमको दे तो रखी है, लेकिन वो इसको सोल्व करने पर आएगी। 76 प्लस एक्स प्लस वाई जो है वो एन के इक्वल है। 76 प्लस एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है? एन के इक्वल है। तो सोल्व करते हैं आगे। तो एन कितना गिवन है हमको? 100। माध्यक मीडियन कितना है? 525। तो एन इज इक्वल्स टू, मैंने बताया अभी कि जो 76 प्लस एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है? 100 के। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू जो आई वो 24 आई। तो ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड में हमको मीडियन का फॉर्मूला लगाना है। तो मीडियन का फॉर्मूला, उसमें वैल्यू पुट करो तो एम की वैल्यू कितनी है? 525। एल हो गया 500, एन अपॉन 2, 100 का अपॉन 2 कितना हो गया? 50, माइनस CF। तो CF जो निकाला था वो आ गया 36 माइनस का 36 प्लस एक्स आएगा, 36 प्लस एक्स आएगा। ये देखिए 36 प्लस एक्स। ठीक है, क्यों आया 36 प्लस एक्स? इसका भी एक रीजन है। हमारी जो मीडियन है वो हमको दे रखा है 525, 525, और 525 किसके बीच में आता है? 500 से 600 के बीच में, 500 से 600 के बीच में। तो हम जो ग्रुप हाईलाइट करेंगे वो हाईलाइट करेंगे ये वाला। तो उसमें F तो हो गया 20, L हो गया 500, और जो CF होता है उससे जस्ट पहले वाली वैल्यू लेते हैं, तो 36 प्लस एक्स। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो 36 प्लस एक्स, 36 प्लस एक्स हमारा क्या हो गया? C। माइनस पहले है तो साइन चेंज हो गए, अपॉन में 20। इस पूरे को सोल्व करने पर जो हमारा आंसर आया, इक्वेशन बनी, वो इक्वेशन बनी 25/5 इज इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स, और x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई लास्ट में? 9। अब ये जो 9 वैल्यू है वो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। उससे जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी? y की वैल्यू। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24 को हल कीजिए, और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इज इक्वल्स टू mn+3 हो। मतलब इसको हमको सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन में हमको ये नहीं बता रखा कि इसको किस विधि से, किस मेथड से सॉल्व करना है।
तो यहाँ पर हम विलोपन विधि, यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि, कोई भी विधि हम लगा सकते हैं, कोई भी मेथड अपन लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, तो एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों में से कुछ कोई भी मेथड हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो 2x प्लस 3y, तो x की जो वैल्यू आई वो आई 11 माइनस 3y। 2x माइनस 4y दूसरी इक्वेशन है, उसमें x की जो ये वैल्यू है वो हमने पुट कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दिया, x की वैल्यू को हमने प्रतिस्थापित कर दिया, तो इसको प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। और सॉल्व करने पर जो हमारी इक्वेशन बनी वो ये आई, माइनस का 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 24 माइनस 11 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करने पर माइनस का 35। y इज इक्वल्स टू आया माइनस का 35 अपॉन माइनस 7, तो y की जो वैल्यू आई वो 5 आ गई। अब y की वैल्यू को हम चाहें तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, लेकिन हमारा छोटा सा इक्वेशन हमने बना रखा है, उसी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y, 11 माइनस 15, तो माइनस का 4 अपॉन 2, तो आंसर आया माइनस का 2। तो x और y की वैल्यू इस तरह से फाइंड करनी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पाँच वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुना थी। मतलब 5 साल पहले जो नूरी की एज थी वो सोनू से 3 गुना थी, और 10 वर्ष बाद आफ्टर 10 ईयर नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुना हो जाएगी, 2 गुना, 2 टाइम्स हो जाएगी। तो हमको नूरी की और सोनू की प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु फाइंड करनी। तो ये सॉल्यूशन है। माना नूरी की वर्तमान आयु हमने मान ली x, और सोनू की वर्तमान आयु हमने मान ली y। अब 5 वर्ष पहले चलते हैं, तो 5 वर्ष पहले मतलब x जितने भी साल का नूरी रहा होगा उसमें से हमने 5 साल कम कर दिए, और जितने साल का सोनू रहा होगा उसमें से भी हमने 5 साल कम कर दिए। ठीक है, लेकिन 5 साल पहले दोनों की आयु का जो रिलेशन दे रखा था वो क्वेश्चन में दे रखा था 3 गुना थी, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसकी एज को, सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों की एज क्या हो जाएगी, इक्वल। तो ये हमारी इक्वेशन बनी x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10। और ऐसे ही 10 वर्ष पश्चात हम इक्वेशन बनाएंगे, तो हमारी इक्वेशन बनी x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। अब दोनों इक्वेशन को हमको एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि से सोल्व करना है। तो यहाँ पर विलोपन विधि का यूज किया गया है, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड यूज किया गया है। तो फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10 और x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। तो इस इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस का था माइनस का x हो गया, माइनस का 2y था तो प्लस का 2y, और 10 प्लस का था वो किसका हो गया, माइनस का। तो सॉल्व करने पर माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई 20, और y कौन था, सोनू। तो सोनू की जो एज थी, प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु, वो 20 साल आ गई। अब इस 20 को, y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में से हम किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो नूरी की जो वर्तमान आयु है वो कितनी आ जाएगी, 50 ईयर्स, 50 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री, क्वेश्चन नंबर 20। दो क्वेश्चन है, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इज इक्वल्स टू 2 sec है। लेफ्ट हैंड साइड में हमको ये गिवन है और राइट हैंड साइड में हमको 2 sec है, तो दोनों साइड हमारी इक्वल आनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है और राइट हैंड साइड में है 1 प्लस सेक थीटा कोस थीटा। तो सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में कोस है, 1 प्लस साइन है प्लस 1 प्लस साइन है अपॉन कोस है, तो यहाँ हमने 1 प्लस साइन है और कोस है का एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम ले लिया तो 1 प्लस साइन है कोस है आया, 1 प्लस साइन है से 1 प्लस साइन है कैंसिल, कोस है बचा, कोस है को कोस से मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर है, प्लस कोस से कोस कट गया, 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट इसका साइन है
इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए एज इट इज प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन किया। ए का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए मतलब 1 इंटू बी मतलब साइन है, तो 2 साइन है, और बी कौन है, साइन है, तो साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी सर्वसर्मिका है, और सर्वसर्मिका में इसका आंसर होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 आया, ये 1 इधर ऐड हो गया तो 2, 2 प्लस 2 साइन है, 2 कॉमन आ रहा है तो 2 हमने कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस साइन है 2 से, 2 इंटू 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है से 1 प्लस साइन है कैंसिल आउट, तो 2 अपॉन कॉस है 2 एज इट इज, और 1 अपॉन कॉस है क्या होता है, सेक है, तो आंसर आया 2 सेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन थीटा टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। हमारा कभी भी कोई ट्रिग्नोमेट्री का किसी भी क्वेश्चन में फंस जाओ तो सबसे पहला काम करना है कि साइन और कोस में चेंज कर लेना है, सबसे आसान तरीका। तो टेन और कोट को साइन और कोस में चेंज कर लीजिए, तो टेन थीटा हो जाएगा साइन अपॉन कोस, और कोट थीटा हो जाएगा कोस अपॉन साइन, यहाँ चेंज कर लिया। अब सिंपल है कि ऊपर हमने एलसीएम ले लिया, तो साइन अपॉन कोस तो एज इट इज, और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, साइन थीटा एलसीएम, साइन थीटा ये वाला जो साइन थीटा एलसीएम आया वो इससे मल्टीप्लाई हो गया तो साइन स्क्वायर थीटा आया, और यहाँ बचा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये साइन थीटा माइनस कोस, और ये जो कोस थीटा था वो इससे क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, प्लस प्लस आ गया। यही काम हमको यहाँ करना है, तो कोस थीटा ये आ गया, और ये जो कोस थीटा एलसीएम लिया था वो कोस थीटा इस कोस थीटा से मल्टीप्लाई हो गया, तो कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर जो ये साइन थीटा है वो साइन थीटा ये बचा, उसके बाद यहाँ एलसीएम कोस थीटा आया तो कोस थीटा 1 से मल्टीप्लाई कोस थीटा माइनस साइन थीटा ये आ गया। अब यहाँ नोट करने वाली बात है कि अगर हम इसको एलसीएम लेके सोल्व करते हैं तो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा है और ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, देखने में हमें एक जैसा लग रहा है, लेकिन किसका डिफरेंस है, केवल साइन का। तो यहाँ अगर माइनस बाहर निकाल लें तो ये जो साइन थीटा है वो प्लस का हो जाएगा, यहाँ भी साइन थीटा प्लस का है, ये कोस थीटा जो प्लस का है और ये कोस थीटा जो माइनस का है, अगर यहाँ से मैं माइनस बाहर निकालता हूँ तो कोस थीटा भी किसका हो जाएगा, माइनस का, ताकि एलसीएम आसानी से आ जाए। तो वही काम किया हमने, क्या किया मैंने, साइन साइन जो था माइनस का ये कॉमन ले लिया और माइनस यहाँ लगा दिया, इसलिए तो आपको ये जो माइनस है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। एलसीएम लिया साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये पूरा एलसीएम आ गया, कोस से कोस कट गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट गया, क्या बचा, कोस थीटा, क्या सॉरी साइन थीटा, साइन थीटा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा से, तो हमारा आंसर आया साइन क्यूब। यही काम हमें यहाँ करना है, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, साइन थीटा माइनस कोस थीटा जो कि बन गया था माइनस कॉमन लेने पर, तो यहाँ कोस स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोस क्यूब थीटा, और जो ये प्लस का था वो माइनस कॉमन लेने के कारण किसका हो गया, माइनस का हो गया। अब यहाँ पर हमको ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी लगानी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या आइडेंटिटी होती है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये आइडेंटिटी लगा दी ए माइनस बी, तो ए कौन है, साइन थीटा, और बी कौन है, कोस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ये जो बन गई वो आइडेंटिटी बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो ये बचा साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल आउट, ये 1 आ गया साइन थीटा कोस थीटा, अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। इस साइन थीटा कोस थीटा को हमने सेपरेट कर दिया, एक बार इसको साइन थीटा कोस थीटा के नीचे ले गए और एक बार इसको 1 के नीचे ले गए, दोनों को सेपरेट कर दिया, तो साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कट गया, तो वो तो हो गया 1, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, और 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये मॉडल पेपर आपका समाप्त होता है, और नेक्स्ट मॉडल पेपर हम लेके आएंगे जल्दी ही।
और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा।